हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह अब्बासीद रेवोल्यूशन ने उमैयद कैलिफेट का तख्ता पलट कर दिया था और इस तरह 750 एडी में अब्बासीद कैलिफेट की शुरुआत हुई। अब्बासीद कैलिफेट का रूल 750 एडी से लेकर 1258 एडी तक चला। तो जब अब्बासीद कैलिफेट ने उमैयद कैलिफेट को टेक ओवर किया तो उस समय जितना भी टेरिटोरियल एरिया उमैयद कैलिफेट के कंट्रोल में था वो पूरा का पूरा रीजन अब अब्बासीद कैलिफेट के कंट्रोल में आ गया, एक्सेप्ट स्पेन और पोर्चुगल वाला रीजन, क्योंकि इस रीजन में अभी भी उमैयद डायनेस्टी ही रूल करती रही और इन्हें कहा गया उमैयद ऑफ कॉर्डोबा। इसके अलावा पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि उमैयद कैलिफेट की कैपिटल दमिश्क हुआ करती थी, जो कि सीरिया में है। अब्बासीद कैलिफेट ने अपनी कैपिटल दमिश्क से शिफ्ट करके बगदाद कर दी। बगदाद आज के इराक में है। तो आप देख सकते हैं कि जिस वक्त अब्बासीद कैलिफेट ने उमैयद कैलिफेट को टेक ओवर किया तो उस समय उनका रूल काफ़ी बड़े टेरिटोरियल एरिया में हुआ करता था। बट 9th सेंचुरी आते आते चीज़ें गड़बड़ाने लग गई थी। सिचुएशन ये हो गई थी कि अब्बासीद कैलिफेट का डायरेक्ट रूल सिर्फ उतने ही एरिया में रह गया था जितने एरिया में आप डार्क ग्रीन कलर देख पा रहे हो। बाकी के रीजन्स में ये प्रोविंशियल गवर्नर्स द्वारा रूल कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि अब्बासीद कैलिफेट की पॉलिटिकल पावर लगातार कमज़ोर हो रही थी और ये प्रोविंशियल गवर्नर्स अपने अपने टेरिटोरियल एरिया में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करते जा रहे थे। और अब ये बात अब्बासीद कैलिफेट अच्छे से समझने लग गए थे कि इन प्रोविंशियल गवर्नर्स पर उनका कंट्रोल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। ऐसे में अपने एम्पायर को बांधे रखने के लिए अब्बासीद कैलिफेट ने एक उपाय निकाला। अब्बासीद कैलिफेट ने इन प्रोविंशियल गवर्नर्स को कहा कि देखो भाई, तुम मुझे पॉलिटिकल अथॉरिटी मानो या ना मानो, कम से कम रिलीजियस अथॉरिटी तो मानते ही हो, क्योंकि खलीफा होने के नाते मैं प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर हूँ। और ये बात सही भी थी और प्रोविंशियल गवर्नर्स को ऐसा मानने में कोई एतराज़ भी नहीं था। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स ने पूछा कि बात तो ठीक है, लेकिन कहना क्या चाहते हो ये बताओ। खलीफा ने कहा कि तुम अपने एरियाज़ में जैसे रूल करना चाहते हो वैसे रूल करो, तुम्हें पूरी ऑटोनॉमी है, लेकिन दुनिया के सामने तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर मत कहना, हमेशा अपने आप को कैलिफेट का पार्ट ही बताना। तो ये स्कीम कुछ इस तरह से लागू की गई कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स अभी भी कैलिफेट के थोड़े बहुत डोमिनेंस में थे उन्हें आमिर का टाइटल दिया गया और जिन प्रोविंशियल गवर्नर्स के ऊपर कैलिफेट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं बचा था उन्हें सुल्तान का टाइटल दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक प्रोविंशियल गवर्नर अब्बासीद कैलिफेट से आमिर या फिर सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट करता है तो चाहे ये टाइटल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका मतलब यही है कि वो अब्बासीद कैलिफेट की अथॉरिटी को स्वीकारता है। इस स्कीम से अब्बासीद कैलिफेट की इज्जत बच गई और वहीं दूसरी तरफ ये प्रोविंशियल गवर्नर्स भी खुश थे, क्योंकि टाइटल कुछ भी हो लेकिन वो एक तरह से अपने रीजन के रूलर बन गए थे, क्योंकि इनके पास टैक्स कलेक्ट करने का राइट था, ये अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर सकते थे और अपनी टेरिटरी में न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी और अपने बाद वो अपना सक्सेसर भी खुद चुन सकते थे। और जिसके पास ये सारी पावर्स हो वो रूलर नहीं है तो क्या है। तो हमने देखा कि किस तरह अब्बासीद कैलिफेट ने मुस्लिम एम्पायर को टुकड़ों में बिखरने से बचा लिया और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट ऑन पेपर्स खलीफा एक सेंट्रल अथॉरिटी बन चुके थे मुस्लिम एम्पायर की। बट प्रोविंसेस में अब डायनेस्टी रूल शुरू हो चुका था और ऐसी सिचुएशन में एक पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज हुई जिसका नाम था तहरीर डायनेस्टी। ये डायनेस्टी काफ़ी बड़े एरिया में रूल करती थी और अगर बात की जाए तहरीर डायनेस्टी के टेरिटोरियल एरिया की तो हम पाएंगे कि इनका कंट्रोल दो बहुत ही बड़े रीजन्स पर था। ये दो रीजन्स हैं खुरासन और सिस्तान। अगर आज के ईरान के साउथ ईस्टर्न एरिया और अफगानिस्तान के साउथ वेस्टर्न एरिया को मिला दिया जाए तो जो रीजन बनता है उसे पुराने समय में सिस्तान कहा जाता था। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट और तुर्कमेनिस्तान के कुछ पार्ट्स को मिला दिया जाए तो जो रीजन बनता है उसे पुराने समय में खुरासन कहा जाता था। चलिए मैप में देखते हैं कि ये एरियाज़ कहाँ पर लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि तहरीर डायनेस्टी एक काफ़ी बड़ी टेरिटोरियल एरिया में अपना कंट्रोल स्थापित कर चुकी थी। चलिए अब एक बार टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। देखिए, तहरीर डायनेस्टी ने इस एरिया में 821 एडी से लेकर 873 एडी तक रूल किया और क्योंकि ये अब्बासीद कैलिफेट के अंडर में रूल किया करते थे तो क्लैरिटी के लिए हम इस टाइमलाइन में अब्बासीद कैलिफेट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब्बासीद कैलिफेट ने 750 एडी से लेकर 1258 एडी तक रूल किया। अब ये जो तहरीर डायनेस्टी है इसके आउटस्कर्ट्स में अफगानिस्तान वाले रीजन्स में दो डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, सफरीद डायनेस्टी और समनीद डायनेस्टी। खास बात यह है कि ये तीनों ही डायनेस्टीज़, तहरीर डायनेस्टी, समनीद डायनेस्टी और सफरीद डायनेस्टी, ये तीनों ही डायनेस्टीज़ पर्शियन ओरिजिन की थी
और इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज और इनका वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पर्शियन था। लेकिन इन तीनों ही डायनेस्टीज़ ने इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस्लामिक स्टेट्स थे जहाँ पर पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन लैंग्वेज और पर्शियन तौर तरीके अभी भी फॉलो होते थे। अब यहाँ से कहानी और आगे बढ़ती है। ये जो सफरी डायनेस्टी है ये लगातार तहीरी डायनेस्टी के ऊपर अटैक करती जा रही थी और धीरे धीरे इनकी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करते हुए इन्होंने तहीरी डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और सिस्तान और खुरासन वाले रीजन्स में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। अब आप पूछोगे कि अगर सफरी डायनेस्टी ने अब्बासीद कैलिफेट के गवर्नर को हराकर अपना यहाँ पर रूल स्थापित कर लिया था तो फिर अब्बासीद कैलिफेट का यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अब्बासीद कैलिफेट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो टाइटल तहीरी डायनेस्टी को दिया हुआ था वही सेम टाइटल सफरी डायनेस्टी को दे दिया। अब्बासीद कैलिफेट ने सफरी डायनेस्टी को इस एरिया का सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद सफरी डायनेस्टी ने ऑलमोस्ट 1003 एडी तक रूल किया। अब कमाल की बात यह है कि सफरी डायनेस्टी ने 1003 एडी तक तो रूल किया, लेकिन इस पूरे रीजन में नहीं, क्योंकि बीच में समनी डायनेस्टी ने इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया और सफरी डायनेस्टी को नीचे की ओर धकेल दिया। कहने का मतलब सफरी डायनेस्टी और समनी डायनेस्टी सेम टाइम पीरियड पर एग्जिस्ट कर रही थी और इन दोनों ही डायनेस्टीज़ को अब्बासीद कैलिफेट ने बड़े बड़े टाइटल्स दिए हुए थे और इसके बदले इन दोनों डायनेस्टीज़ ने खलीफा की सेंट्रल अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया था। अब अगर हम लोग अब्बासीद कैलिफेट के एम्पायर को एक बड़े मैप पर देखें तो हम लोग देख पाएंगे कि समनी डायनेस्टी जिस एरिया में रूल कर रही थी, यानी खोतान और सिस्तान वाले रीजन्स, उसके जस्ट ऊपर वाला जो रीजन है जहाँ पर आज की डेट में उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश हैं, इन एरियाज़ को सेंट्रल एशिया स्टेपीज़ कहा जाता है और इन एरियाज़ में बहुत सारी तुर्किश ट्राइब्स हुआ करती थी। ये बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स थी जिन्हें उनकी युद्ध कला के लिए जाना जाता था और ये लोग ज़बरदस्त फाइटर्स हुआ करते थे। एक्चुअली सेंट्रल स्टेपीज़ के ही खुले मैदानों में सबसे बढ़िया नस्ल के घोड़े पाए जाते थे और इन घोड़ों पर सवार होकर तीर अंदाजी का जो हुनर यहाँ पर रहने वाली तुर्किश ट्राइब्स के पास था, वैसा हुनर किसी और के पास नहीं था। अगर किसी एरिया में ये अटैक करते तो समझो तबाही मचाते थे और वॉरफेयर की जिस टेक्निक को ये यूज़ करते थे वो टेक्निक थी हिट एंड रन। ये अचानक से घोड़े पर बैठ के आते थे और घोड़े पर बैठे बैठे ही पूरी एक्यूरेसी के साथ तीर पर तीर बरसाते थे और जब तक एनिमी अलर्ट हो पाता तब तक तो ये अपना काम ख़त्म करके वापस से भाग जाते थे। ये तुर्किश ट्राइब्स इस तरह की रेड्स लगातार अब्बासीद कैलिफेट और समनी डायनेस्टी के ऊपर करती रहती थी, लूटपाट करते थे और उसके बाद भाग जाते थे। इन तुर्किश ट्राइब्स ने अब्बासीद कैलिफेट और समनी डायनेस्टी की नाक में दम करके रखा हुआ था और इस परेशानी से निजात पाने के लिए अब्बासीद कैलिफेट और समनी डायनेस्टी ने इन तुर्किश ट्राइब्स को नौकरी पर रख लिया और ये नौकरियां थी पहरेदारों की और मर्सनरी सोल्जर्स की, यानी भाड़े के सैनिक। बहुत सारे तुर्क्स अब इस तरह अब्बासीद कैलिफेट और समनीद एम्पायर में काम पर लग गए, यानी तुर्क्स अब दोनों तरफ थे। एक तरफ ये तुर्किश ट्राइब्स अब्बासीद कैलिफेट और समनीद डायनेस्टी के ऊपर रेड्स कंडक्ट कर रही थी और दूसरी तरफ इन्हीं तुर्किश ट्राइब्स के कुछ लोग अब्बासीद कैलिफेट और समनीद डायनेस्टी के अंदर पैलेस गार्ड और मर्सनरी सोल्जर्स की नौकरी पर लगे हुए थे। अब खास बात यह है कि तुर्की लोग खतरनाक लड़ाके तो थे ही, बट साथ ही साथ अपने मास्टर्स के लिए लॉयल भी थे। वफादारी इनके खून में थी और इनकी इन्हीं दोनों क्वालिटीज़ ने समनी डायनेस्टी के रूलर्स का मन मोह लिया और देखते ही देखते ये लोग पैलेस गार्ड्स और मर्सनरी सोल्जर्स से प्रमोट होते होते बहुत ही पावरफुल पोजीशंस तक पहुंच गए। अब यहाँ पर एक बात को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि अब्बासीद कैलिफेट के संपर्क में आकर इन तुर्क्स ने इस्लाम को भी स्वीकार कर लिया था और ये इतने कट्टर मुसलमान बने कि जो मुसलमान नहीं है वो अब इनका दुश्मन था, चाहे वो तुर्किश ट्राइब्स ही क्यों ना हो। यानी जब ये युद्ध के मैदान में उतरते थे तो ये नहीं सोचते थे कि हम तुर्की होकर तुर्कियों से लड़ रहे हैं, बल्कि ये सोचते थे कि हम धर्म योद्धा हैं जो इस्लाम को बचाने और इस्लाम को फैलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इस रास्ते में जो भी इनके सामने आता था उसे ये काट देते थे। इन धर्म योद्धाओं को कहा गया गाजी और ऐसा ही एक गाजी था जिसने समनीद एम्पायर में अपनी शुरुआत तुर्किश स्लेव से की थी। बाद में आर्मी जनरल बना और फाइनली उसे गजनी नाम की एक जगह पर गवर्नर नियुक्त किया गया। गजनी नाम की ये जगह अफ़गानिस्तान में है और गजनी के इस गवर्नर का नाम था अलब्दगीन। अलब्दगीन के एक डिसेंडेंट ने आगे चलकर एक इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर्म किया जिसकी कैपिटल बनी गजनी और ये इंडिपेंडेंट किंगडम था गजनवीद एम्पायर। और समनीद एम्पायर जब वीक होने लगा तो इन्हीं गजनवीद्स ने समनीद एम्पायर के ऊपर अटैक किया और उसे रिप्लेस कर दिया।
तो ये थी डिटेल्स अब्बासीद कैलिफेट, सबनी डायनेस्टी और सफरीद डायनेस्टी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गजनवीद एम्पायर के एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।